सर मेरा नाम राजभूषण हम्म। मेरा नाम राजभूषण सिंह है। मैंने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई लोयला हाई स्कूल पटना से किया है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। और फिर 1.5 साल सिक्योर मीटर्स लिमिटेड में टेस्टिंग एंड वैलिडेशन इंजीनियर की तरह काम किया है। सर ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। और सर मेरी हॉबी है क्रिकेट एनालिसिस। और मेरी ऑप्शनल सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। मुझे ये बताइए कि अक्सर हाँ, ये कहा जाता है कि इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विस में आने की क्या जरूरत। तो आप क्या सोच के इस तरफ आ रहे हैं? ऑलरेडी आपका जॉब सिक्योर था, फिर आप क्यों आना चाह रहे हैं इस फील्ड में? सर मेरा मानना ये है कि सर इस सिविल सर्विसेज में आने के मेरा ये कारण है सर कि ये एक अच्छा जॉब डाइवर्सिटी देता है सर। सेकेंडली सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा देता है सर ये प्रोफेशन। एंड उसके बाद सर एक गवर्नमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबली काम करने का मौका मिलेगा सर, जहां पर हम लोगों को इम्पैक्ट कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे सर। यदि आप सिविल सर्वेंट नहीं बने फिर क्या आप चाहते हैं? फिर आपके क्या है कि हम सोसाइटी को अगर सर्व करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो? सर जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था तो मेरा ये मानना था कि हम गवर्नमेंट के साथ मेरा काम करने का लक्ष्य है। और अगर सिविल सर्विसेज अभी जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा सर। तो अभी इसके अलावा सर और कुछ अभी विचार में नहीं है। बट आने वाले समय में इस सरकार के साथ ही मिलके काम करने का सर रहेगा सर। सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? आखिर सरकार में आपको जी क्या सर। लगता है, ऐसी क्या खासियत लगती है जो दूसरे सरकार में नहीं, इसी सरकार में? सर जो भी मैं बचपन से जैसे जिस स्टेट में पढ़ा हूँ और जिस स्टेट में रहा हूँ, तो इस स्टेट के चैलेंजेस को मैंने बहुत देखा है सर। तो बचपन से हमेशा ऐसा उम्मीद था कि इन चीजों को एजुकेशन हुई, उसके बाद आपको जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, ये समस्याओं को ठीक करने का एक हमेशा से उत्साह रहा है सर। तो इसलिए अब इस स्टेट में काम करने की इंटरेस्ट है सर। बाकी जगह भी रहे नहीं है सर तो उतना आइडिया नहीं है, बट इस जगह रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा आइडिया, उत्साह है सर इसको लेकर। सरकार के द्वारा आपको पता है। अच्छा, मुझे बस ये जानना है कि आप जी सर। सरकार में रह के आप आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं? सर 68 बीपीएससी में सर जैसे सब रजिस्ट्रार मेरी पहली प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस सर मेरा बिहार एजुकेशन सर्विस है। एंड थर्ड सर एडीटीओ है सर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आपको रजिस्ट्रार का पोस्ट मिल गया, तो रजिस्ट्रार के पोस्ट पे जाके आप वो कौन सा बदलाव जो आप करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे सरकार में जाके? सर लैंड एक ऐसा इशू है सर जिसके रिगार्डिंग बहुत कॉन्फ्लिक्ट आती है सर। और हमारे हम्म। मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि 60% जो बिहार में डिस्प्यूट्स हैं सर, वो ऑलमोस्ट लैंड के रिगार्डिंग है सर। तो इस फील्ड में अगर मैं काम कर पाऊंगा तो एटलीस्ट विवादों को कम रख पाऊंगा, और आने वाले समय में विवाद ना हो इसकी पूरी कोशिश रहेगी सर। आपको क्या लगता है आपके पहले जो ऑफिसर आए या इसके पहले जो भी सरकार के द्वारा काम किया गया, वो सफिशियंट नहीं है? सर मेरे पहले जो भी लोग काम किए उन्होंने अपना 100% सफिशिएंटली दिया सर। बट इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ लॉ एंड ऑर्डर में नए ऑफिसर्स आएंगे तो नए आइडियाज आएंगी सर। तो उस पे मेरा मानना है कि सर सिचुएशन के साथ नए लोग आएंगे समय के साथ तो अच्छा बदलाव रहेगा सर। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ऐसी कौन सी समस्या है जो आपके हिसाब से पहले से चलती आ रही है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है? सर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो समस्या है सर, ये पहले से थोड़ी चलती आ रही है। और अभी भी हम्म। सर कहीं कहीं ये कुछ ज्यादा मात्रा में है सर। इसको कैसे आप ठीक करेंगे? सर इसमें थ्री थ्री पॉइंटर्स का हम लोग पॉलिसी फॉलो करेंगे। सबसे पहले सर लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी ताकि लोग ट्रस्ट कर सके जो ऑफिस है उस पे सर। सर से ताकि वो रिटेलर और मिडिल मैन इन सब के जाल में ना फंस सके सर। सेकेंड सर डिजिटलाइजेशन का इशू है सर। जो डिजिटलाइजेशन अगर होगी तो सारी डॉक्यूमेंट्स और जितनी मैपिंग है वो प्रॉपर जियो टैगिंग के साथ हो पाएगी सर। और थर्डली सर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक
ये कंज्यूमर रिड्रेसल भी खोलना होगा, ताकि जिनकी शिकायतें हो उसको सही समय पे इसको ठीक से निवारण किया जा सके सर। आप को आप इस नौकरी के लिए आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है या कैपेबल है कि आपको ये जॉब दिया जाए? तो वैसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है कि आपको ये जॉब दिया जाए या सर्विस दी जाए? सर बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पर पेशेंस होना और हम्म। पेशेंस के साथ सर सिचुएशन हैंडल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर गवर्नेंस में। तो हमें मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर पेशेंस भी है और सिचुएशन को भी मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ सर। मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। जी सर। आप बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? जी सर। कुछ बताइए बक्सर के बारे में, फेमस चीजें जिसको जानना चाहिए। सर बक्सर सर अपने पौराणिक कथाओं से ही बहुत फेमस है। सबसे पहले सर यहाँ पर स्वामी विश्वामित्र जो हमारे थे, ऋषि विश्वामित्र, उनकी आश्रम थी जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी की शिक्षा दीक्षा प्राप्ति हुई। उसके बाद अहिल्या भाई की जो अहिरौली के पास बक्सर से 6 किलोमीटर दूर, वहां पर उनकी मूर्त को श्री राम जी ने पत्थर से इंसान में तब्दील कराया था। और जो राक्षसिका डेमन वो थी आपको, तड़िका जी, उनका भी वध श्री राम ने बक्सर में किया। ये पौराणिक कथाएं होंगी बक्सर से रिलेटेड सर। सर जब मिडिवल काल में आते हैं सर, तो 1576 आप के। क्या आप बिहार से बिलोंग करते हैं? क्या आपको पता जी है कि सर। अहिल्या स्थान बिहार में एक जगह और है? सॉरी सर, आइडिया नहीं जिस है सर। जिस अहिल्या स्थान की बात की जहाँ पे अहिल्या जी स्टोन हो गई हैं, पत्थर हो गई, जिसको राम जी ने फिर से मुक्त किया था, वो जी एज इट सर। इज एक और अहिल्या स्थान है बिहार में, और वो भी काफी फेमस है। जानकारी नहीं है? सॉरी सर, जानकारी नहीं, इसके बारे में देख कोई लेंगे। बात नहीं। आपकी नजर में राजनीतिक साक्षरता क्या होती है? सर राजनीतिक साक्षरता ये हुई कि अपने वोट देने का मतलब हम्म, हम समझ पाए, और अपनी हम्म। पार्टिसिपेशन सोसाइटी में हम दे पाए एक अच्छे वे में सर, ताकि हमारे हमें कोई चीट ना कर पाए या हमें कोई झूठा दिलासा दे के हमारे वोट को ना ले पाए। तो राजनीतिक साक्षरता वो मेरे हिसाब से हुआ। क्या आपको लगता है कि भारत में या बिहार में लोग पूरी तरह से राजनीतिक रूप से साक्षर हैं? सर मेरा ये मानना है कि बिहार में रा, बहुत सारे लोग पूरी रूप से साक्षर राजनीतिक स्तर पर हैं। आने वाले समय में और भी लोग होंगे। कुछ पोर्शन है जो अभी उतने साक्षर नहीं हो पाए हैं सर, बट मेजोरिटी लोग हैं सर राजनीतिक रूप से साक्षर। मतलब बहुमत की जो है, बहुमत राजनीतिक रूप से साक्षर है आपके अनुसार। आचार संहिता का उल्लंघन बार बार देखा गया है चुनाव के दौरान। आचार संहिता जी क्या होती है, ब्रीफ में समझाइए, और किस तरह का उल्लंघन आप देखते हैं? सर जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस होता है, उस दिन हम्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है वो लागू कर दी जाती है, जिसके तहत कोई भी पॉपुलिस्ट पॉलिसी सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। और उसके बाद कोई भी जो भी इलेक्शंस रिलेटेड आप कुछ भी जो फंड्स और ये सारी जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं वो आप रन नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। इसकी उल्लंघन सर तीन चार प्रकार से देखी गई है। पहला सर, कि विद द मसल एंड मनी पावर। सेकंड, आपको ये देखा गया है सर कि इसमें आपको हेट स्पीच बहुत ज्यादा प्रचलन में दिखा है सर। जो दो प्रकार के जो मेरे नजर में सर वो ये है। ठीक है। जी सर। मुझे बताइए फंडामेंटल राइट क्या होता है, और आर्टिकल 13 को थोड़ा सा समझाइए। सर फंडामेंटल राइट बेसिक अधिकार होते हैं जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसको प्रोटेक्ट करने की जिम प्रोटेक्शन हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट में हम रिट के थ्रू जा सकते हैं अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट हैम्पर होता है तो सर। और आर्टिकल 13 में सर एक जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान दिया हुआ है, जिसमें अगर हम कोई भी कानून या कोई भी पॉलिसी अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है जो फंडामेंटल राइट को हैम्पर करे, तो वो स्टक डाउन किया जा सकता है। एक और सवाल है, वो ये है कि भारत के अंदर एनर्जी को लेकर अभी लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी हम सर। लोग
पारंपरिक एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं और गैर पारंपरिक एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। जी सर। ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए गैर पारंपरिक एनर्जी भारत के अगर संदर्भ में हम बात करें तो कितना उपयोगी है? सर भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है सर, जिसके मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स जो है सर वो ट्रॉपिकल एरिया में आती है। तो जिसके कारण सर हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑयल पे 85% के लगभग है। तो रीन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए गेम चेंजर होगा सर, जो हमें वर्ल्ड में ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज कराएगा। और हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होने से हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी ज्यादा सक्रिय होकर ग्लोबल लेवल पे हम जिसको प्रोजेक्ट कर पाएंगे सर। मॉनसून भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए भी, क्योंकि अधिकांश एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट है। मॉनसून को थोड़ा सा समझाइए कि मॉनसून आता कैसे है और क्यों एग्रीकल्चर को आज भी मॉनसून का जुआ कहा जाता है। सर मॉनसून की ओरिजिन सर हम इंडियन ओशियन से रिलेट कर सकते हैं। इंडियन ओशियन जो हाई प्रेशर रीजन होता है, और तिबेतियन प्लेटू लो प्रेशर रीजन जो हमारा बनता है। तो जिसके कारण जब हीटिंग होती है तो इंडियन ओशियन से जो साउथ वेस्ट मानसून बन के हमारे तरफ बहते हैं, वो हवाएं जब हिमालय से आके टकराती हैं, तो जिसके कारण आपको नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में बारिश देखने को मिलती है। बहुत सारे और भी साउदर्न एरियाज में भी बारिश देखने को मिलती है, जहाँ पर हाईलैंड टॉप होती है, जहाँ पर एयर कोलाइड करती है माउंटेन और प्लेट्यू एरियाज से सर। और बारिश का जरूरत इसलिए है सर, क्योंकि हमारे ग्राउंड का एक वाटर टेबल है सर। तो वाटर टेबल अगर हम पानी उसको रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, तो मॉनसून एक तरह से नेचुरल रिचार्ज की तरह काम करता है वाटर टेबल के लिए सर। तो इस कारण से मॉनसून की आवश्यकता हमें बहुत जरूरत है सर। मॉनसून की विशेषता बताएं दो तीन। सर मॉनसून फिक्स टाइम पे इंडिया में इंटर करती है, जो माना जाता है कि 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में इंटर करती है भारत में सर। उसके बाद सर एक मॉनसून भारत में रिट्रीटिंग मॉनसून के तौर पे भी आती है, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में देखी जाती है, जो ईस्टर्न इंडिया के पोर्शन में देखी जाती है। और एक सर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के भी रूप में देखी जाती है, जो आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद सर मॉनसून डिफरेंट एरियाज में जो रेनफॉल होती है, उसके तहत डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन को भी मॉनसून ओरिजिनेट करती है सर। ठीक है। जी सर। बिहार में अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो झारखंड की तुलना में काफी कम है। तो क्या जी बिहार सर। को हम इंडस्ट्री के लेवल पे डेवलप स्टेट के साथ खड़ा कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? सर हम डेफिनेटली बिहार को एक डेवलप स्टेट के लेवल पे खड़ा कर सकते हैं। हमारी पॉलिसीज थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए सर। हमारी पॉलिसीज सर ताइवान मॉडल को फॉलो करनी चाहिए, जो एक सेक्टर स्पेसिफिक लीडर, जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर में लीड करता है सर। तो बिहार में भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है। अगर हम उन सेक्टर को स्पेसिफिक जोन्स में लिस्ट डाउन कर दें, तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस एरिया में अच्छे से हो पाएगी। और क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, तो वहां पर हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट भी अच्छे से मिल जाएगी सर। वो कौन कौन सा सेक्टर है आपके हिसाब से जिस पे काम किया जा सकता है? सर अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जाएं, तो सीमेंट और लाइमस्टोन जो इंडस्ट्री है, हम इसको रोहतास और कैमूर के अराउंड सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास जो ग्लास इंडस्ट्री है सर, हम उसको भागलपुर बांका के अराउंड सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास पेट्रोलियम और टी इंडस्ट्री जो है सर, हम किशनगंज के अराउंड सेटअप कर सकते हैं। और हमारे पास जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री है सर, वो हम आपको वेस्ट चंपारण के अराउंड सेटअप कर सकते हैं सर। और गंगा अभी प्लेन्स में सर लगातार हम। जी सर। अभी लगातार भारत, इंडिया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में विवाद चल रहा है। जी सर। आपने भी देखा, एक पार्टी बनी है जिसका नाम है इंडिया। तो इस तरह से आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से अभी सरकार चल रही है या जिस तरह से पॉलिटिकल माहौल बन रहा है, तो भारत बहुदलीय की जगह द्विदलीय व्यवस्था की तरफ जा रहा है? सर इस पे मैं भिन्न मानता हूँ सर, इस पे थोड़ा। सर मेरा मानना है कि इंडिया में सर हमें अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की रिक्वायरमेंट है सर।
क्योंकि नेशनल लेवल पे सर जो पार्टी रूल कर रही है उनके पास पूर्ण बहुमत है सर। तो ऑपोजिशन का रोल एक डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो इसलिए ये पार्टीज एक साथ आई हैं। बट ऐसा बहुदलीय से हम सर बहुत सारे मल्टी पार्टी से सर डुओ पार्टी पे हम नहीं आ रहे हैं सर। ये मेरा मानना है सर। ठीक है, गुड। जी कुणाल सर। सर कहाँ है? जी। स्वराज कैसे हैं आप? क्वेश्चन। ठीक है सर। So do you think there is too much democracy in India? नो सर, आई थिंक देयर इज एप्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो आने वाले समय में और भी बेहतर उभर कर आएगी सर। ओके, सो रिसेंटली आपको मालूम होगा सर क्रिक जो डिस्प्यूट हुआ था, तो हैरोल्ड विल्सन नाम के एक प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, जो कि 1965 के आसपास वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो। तो सर क्रिक इशू को लेकर जब इंडिया और पाकिस्तान सामने आया तो हैरोल्ड विल्सन ने क्या उन्होंने जो एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया था इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर, उस ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया था, क्या वर्डिक्शन दिया था सर क्रिक डिस्प्यूट को लेकर? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट आप अलाउ करेंगे तो सर ट्राई हाँ, कर सकते हैं गेस सर। गेस कीजिए। सर एक ट्रिब्यूनल सेटअप हुई थी जिसमें स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान और यूके एज एन मेडिएटर तीनों लोग रहेंगे। और इसके बाद सर इसमें ये सेटअप हुआ था कि जो रिवर्स, जो वेस्टर्न कोस्ट की रिवर्स हैं और जो आपको कोस्ट लाइन है उसके अराउंड जो एरियाज इनर होंगी वो इंडिया की होंगी। बट क्योंकि रिवर्स अपने पारामा जो पाथ है वो लगातार बदलती रहती हैं, तो ये डिस्प्यूट शायद सॉल्व नहीं हो पाया था। बॉम्बे रिजोल्यूशन पास हुआ था 1914 में। इस बॉम्बे रिजोल्यूशन का जो पैरा नंबर 9 था, जो ये कहता था कि जो सिंध प्रांत है ना, तो सिंध प्रांत जी ग्रीन सर। लाइन के उस पार उस सिंध प्रांत का एरिया होगा। ग्रीन लाइन से आप समझ गए होंगे मैं सर क्रिक की बात कर रहा हूँ। जी सर। लेकिन वही पैरा 10 बोलता है कि जब भी कोई दो पॉलिटिकल इंटिटी के बीच में अगर रास्ता या बॉर्डर बनाना हो, डिमार्केट करना हो, और वो वाटर बॉडी के बीच में करना हो, तो मिड से गुजारना होगा, लाइक जो हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं। जी सर। तो आपको नहीं लगता है कि पैरा 9 और पैरा 10 दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? जो बॉम्बे रिजोल्यूशन था, हालांकि 1915 में वापस ले लिया गया इसको, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? सर जो भी इसके बारे में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, बट जितना मैं जानता हूँ सर मेरे समझ से कि दोनों जब इम्प्लीमेंट हुई थी पॉलिसीज, तो दोनों पॉलिसीज के समय रिक्वायरमेंट अलग थी सर। और जो बाद में रेजोल्यूशन आया कि पानी के बीच से, सर ये प्रैक्टिकली करना डिफिकल्ट है। ऑन टेबल अग्री करना आसान है क्योंकि वो वाटर अपने रिवर कोर्सेज बदलती है लगातार, जो भी नदी है। तो ये मेरा मानना है कि दोनों सर भिन्न थे सर। दोनों हालवे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे सर। थालवे के प्रिंसिपल का नाम जानते हैं राजभूषण आप? थालवे के प्रिंसिपल, किस चीज का? थालवे के प्रिंसिपल का नाम आपने सुना है? नो सर, सॉरी सर। थालवे प्रिंसिपल वाटर बॉडी के बीच में बाउंड्री क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। बहरहाल, मुझे आप ये बताइए, आप अगर बन गए एक अधिकारी और आपको एक लड़की ने प्रपोज किया, आजकल बहुत पकड़ाव शादी चल रहा है बिहार में, और आपको पकड़ लिए गए, आप बन गए रियोनिंग ऑफिसर, और आपको पकड़ जबरदस्ती आपकी शादी करवाई जाने लगी, तो क्या उस शादी को जो जबरदस्ती हो रही है उसको आप ओरिजिनल शादी मानेंगे, जो सामान्य तौर पे हम हॉली इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखते हैं? सर इसके मेरे दो पक्ष होंगे सर। जी बताइए। सर पहला पक्ष तो ये होगा कि इस शादी को मैं ना स्वीकार करूं सर। और दूसरा पक्ष, अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो दो लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट है सर। तो हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोशिश करने के बाद हम दोनों को लगा कि नहीं हम दोनों ठीक है एक दूसरे के लिए, तो फिर हम उसको सरवाइव करवाएंगे, उसको सस्टेन करवाएंगे। और नहीं तो फिर हम दोनों अलग होने का निर्णय लेंगे सर। हम लोग जब बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो के जीवन पे किन किन लोगों का प्रभाव ज्यादा रहा, उनके विचारों पे?
सर प्लेटो के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव सर सोक्रेट्स का रहा सर। सोक्रेट्स के बाद सर सेफेलस का रहा। फिर उसके बाद सर थ्रैसिमैचुस का रहा। प्रोनाउंसिएशन गलती होगी तो सर माफ कीजिएगा। अगर आप आपने एंड आपने पाइथागोरस का नाम सुना है? जी सर, आपको पाइथागोरस का लगता भी है रहा सर। पाइथागोरस का प्रभाव होगा प्लेटो के जीवन पे? सर प्लेटो के जीवन में पाइथागोरस का प्रभाव होगा सर, क्योंकि पाइथागोरस जो थियरम देते हैं सर अपनी, उन्होंने हमेशा मीन की बात की है। और प्लेटो ने भी जो एथेंस को डेवलपमेंट कराने की बात की थी, वो मीन प्रिंसिपल को लेके डेवलप कराने की बात की थी, जो इन एंड मैं अराउंड फिलोसोफर किंग आपको के बीच में होगा। इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी सर। आपने भी जो बात की, पाइथागोरस ने थ्योरी ऑफ सॉल दिया था। जी सर। उस थ्योरी ऑफ सॉल को 3 भागों में बांटा गया: रीजन, करेज, एपेटाइट। जी सर। क्या हम इसको भारत की जो आत्मिक तत्व जो प्रणाली है, जो महाभारत भगवत में भी, भगवत गीता, श्री भगवत गीता में भी चर्चा की गई कि सात्विक, तामसिक, राजसी, क्या उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं? सर सात्विक, तामसिक, राजसिक का क्या आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मतलब बता सकते हैं? ये ये इसका हिंदी हिंदी वर्ड्स यही, थोड़ा कम जानते हैं। सात्विक यही है। सात्विक, आप जानते हैं सात्विक क्या होता है? सर सॉरी सर, हिंदी में मतलब मैंने सात्विक अपनी उसे शिक्षा कहते नहीं हैं, प्राप्त। सात्विक उसे कहते हैं जो संत जैसा जीवन गुजारे, न लहसुन प्याज कुछ न खाए, ओनियन वगैरह जो भी, मीट मुर्गा कुछ न खाए। जी। जी सर। धरती पे ज्यादा लोग आज राजसी ही हैं। तामसी पूरे मांस मछली भक्षण करने वाले लोग होते हैं। आपको लगता है कि जी इनको हम थ्योरी ऑफ सोल से इसको कंपेयर कर सकते हैं? सर मेरा मानना है कि कंपेयर कर सकते हैं, बट बहुत कम कंपैरिजन होगी सर। क्योंकि थियरी ऑफ सोल में भी कंपैरिजन सर इनके रोल को लेके की गई थी। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सर, ये भी रोल के बेसिस पर किया गया था कि कौन जो लोग सात्विक होंगे वो लोग क्या रोल निभाएंगे सोसाइटी में। तो बस इतना ही कंपैरिजन कर सकते हैं सर, जो मेरा मानना है सर। आपने देखा होगा कि एथिक्स के पेपर होने के बावजूद भी अधिकारी एथिक्स का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर इंडियन सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क पे स्टैब्लिश्ड है सर। और ब्यूरोक्रेसी सर एक ऐसा फील्ड है जो सोसाइटी को स्टेबल रखने में काम करता है। मेरा हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो करप्ट होंगे, या हो सकता है कुछ लोग गलत तरीके से काम करते होंगे, बट मेरा ये मानना है कि सर उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे से काम करते हैं और जो आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं सर। मुझे बताइए, बिहार की गरीबी दूर करना कैसे हम कर सकते हैं? मुझे एकदम जमीनी स्तर की पूरी एकदम उदाहरण के साथ बताइए, कैसे कर सकते हैं गरीबी दूर? बहुत स्कीम्स आ गई, बहुत हुआ, क्या किया जा सकता सर बिहार की गरीबी दूर करने के लिए हमें 5 चीजों पर विशेष स्तर से काम करना होगा सर। सर पहला चीज होगा सर, हमें एजुकेशन सेक्टर पे काम करना होगा। एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि हमारी अभी लिटरेसी रेट 61% है, अगर हम उसको किसी तरीके से 85 के पार ले जा पाए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की 80+ हो सर, तो हमारा एक स्किलिंग के प्रति हम जा पाएंगे। और स्किलिंग होते ही सर एकेडमिक को हम जोड़ सकते हैं आपको एम्प्लॉयमेंट से सर। दूसरा सर, हमारा बिहार में सर ग्रीन रेवोल्यूशन 2 एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर। और ग्रीन रेवोल्यूशन 2 को अगर हम हार्नेस कर पाएंगे सर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, क्योंकि हमारे बिहार में अभी भी फिलहाल 25 से 30% फूड की वेस्टेज होती है सर, तो वो वेस्टेज हम कम कर सकते हैं सर। तीसरा सर, बिहार अपने डिफरेंट सर्किट्स के लिए जाना जाता है, जैसे बुद्धिज्म सर्किट्स, क्योंकि माइथोलॉजिकल स्टोरीज और बहुत सारी घटनाएं एंशियंट हिस्ट्री की यहीं से हैं सर। तो हम एक टूरिज्म को एज ए सेक्टर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम स्किलिंग में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, स्टेट के लिए भी और लोगों के लिए भी सर। चौथा सर, बिहार एंशियंट ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए भी जाना जाता है। तो अगर हम चाहें, जैसे हमारे मास्क के टाइम में सर, कोरोना के टाइम में मास्क मैन का कॉन्सेप्ट, मधुबनी मास्क पूरी दुनिया में सर भेजा गया था। तो हम लोकल रीजनल एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाएं,
तो ये एक यहाँ के लोगों को बिना बाहर जाए एक अच्छी स्रोत दे सकता है सर। और पांचवा सर, लॉ एंड ऑर्डर और जो इन्वेस्टमेंट के स्कोप है उसको अगर हम सिंगल विंडो कार्यक्रम में रखें तो बहुत सारी कंपनीज आई भी हैं जो अभी बिहार कनेक्ट के थ्रू करने की कोशिश की भी जा रही है सर। धन्यवाद राजभूषण मेरी तरफ से। तो मैं यही थैंक यू सब। सर। चलो एक सवाल है मेरा बस, वो जी ये है सर। कि क्या भिक्षावृत्ति, भीख मांगने की जो प्रथा है, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, या कोई आपके सामने अगर भिक्षा मांगने आ गया कोई बच्चा, तो क्या आप उसको पैसे देंगे या कुछ आप देंगे भीख के रूप में? सर मेरा मानना है कि किसी भी समाज में भिक्षा प्रति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अगर मेरे सामने कोई बच्चा आता है तो मैं उसको भोजन दूंगा पहले, उससे बात करूंगा वो क्यों ये काम कर रहा है, और फिर कोशिश करूंगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कांटेक्ट करा कर, ताकि एटलीस्ट जिस एरिया से ये बच्चा है उन एरियाज के इस प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके सर, धीरे धीरे सर शुरुआत करने पे। एक सवाल कुणाल सर ने आपसे किया था कि पकड़ाऊ जी शादी सर। बिहार में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपने बोला जी इसके सर। दो पक्ष, एक तो ये जी कि सर। मैं शादी से डिनाई कर जाऊंगा, और एक दूसरा कि हम लोग साथ रहने की कोशिश करेंगे, यदि माइंडसेट में मैच करता है तो हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। तो जी आपको नहीं सर। लगता कि ये जो दूसरा वाला तरीका है, इससे कहीं ना कहीं ये जो पकड़ाऊ शादी है, ये शादी एग्जिस्ट कर जाएगा, ये एक तरीका बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना? सर शादी होने के बाद मेरे पास ये दो तरीके होंगे सर। शादी होने के पहले मैं इससे स्वीकार नहीं करूंगा सर। अगर शादी किसी ना प्रेशर में या किसी भी तरीके से हो गई तो ये मेरा स्टेप होगा जो आगे मैं करूंगा। बट अगर शादी नहीं होती है सर, अगर मेरे सामने ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बातचीत करके उन्हें बता पाऊं कि दो लोगों की जीवन यहाँ खराब हो सकती है। आपकी शादी हो चुकी है ना, शादी होने के बाद ही तो होगा ना, पकड़ाऊ शादी में पकड़ने के बाद शादी हो जाती है। जी तो सर। ऐसी स्थिति में आपके पास, आपने बोला दो ऑप्शन है, तो पहला जी ऑप्शन सर। तो चलो ठीक है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे या जो भी है। जी दूसरा सर। ऑप्शन में आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे, अगर हम दोनों का माइंडसेट मिल जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जी अगर सर। हम ऐसा कंटिन्यू करने लगे, तो ये पकड़ाऊ शादी भी तो एक ट्रेंड के रूप में बदल जाएगा ना? सर मेरा इससे मानना भिन्न है सर। सर शादी में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं मेंटली सर, तो उस समय फिलहाल वो दोनों लोग सोचें। और दूसरा सर, जो ट्रेंड की बात है, तो इस चीज को हम आगे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सरकार वहां पर पॉलिसी इंप्लीमेंट करके लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट करके आगे आने वाले समय में इसको रोक सकती है सर। वेरी गुड, चलिए, हो गया आपका जी सर। थैंक यू राजभूषण सर। सिंह। चलो, बहुत अच्छा बोले हो। कुछ ऐसा नहीं है जिसमें क्रॉस किया जाए, सिवाय एक दो चीजों के, जिसको जबरदस्ती निकाला गया है। अब इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ बताएंगे ही ना, तो बस वही जी चल रहा सर। है। उसमें तुम्हारा पहला है, जो एक काम मत करना कभी भी, कि जैसे गरीबी दूर करने की बात की गई, तो आपने बोला ना कि 5 चीजों पे काम करेंगे, या इसके पहले कई क्वेश्चंस पूछा गया तो आपने बोला कि इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे करके समझ में आ रहा है? तो आप जी कभी सर। भी ना अपने पॉइंट्स को कोशिश कीजिए लिमिट में नहीं बांधने का। लाइक आप ऐसे बोल सकते हैं, गरीबी दूर करने के लिए कई सेक्टर में काम किया जा सकता है, 1 2 3 4 5, हम भले 5 पॉइंट ही गिनाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे 5 ही चीज किए जा सकते हैं। तो ये मत ठीक है करना, सर। ठीक है? हम अलग अलग डायमेंशन पे काम करेंगे, जैसे आप उसको काउंट कर दीजिए। और ये ठीक, इसका जवाब आपका अच्छा है। हम्म, अभी जो पकड़ाऊ शादी पे आपने जो लास्ट लाइन बोला ना, कि जो भी जी होगा सर। हम दोनों देखेंगे और बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है और ये होना चाहिए। और एक और इसमें अच्छा ये पॉइंट था कि मेरा मत भिन्न हो सकता है, या मेरा जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा अलग है, और ये आपने बताया, ये अच्छी बात है। ठीक है, जब भी कभी जी सर। आप थोड़ा सा अलग सोचे तो आप बोल दे कि मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ, और ये अच्छी बात है जो आप बता रहे हो। इसके बाद हम्म, थोड़ा सा बिहार के बारे में अब जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट थोड़ा वो जो बक्सर से रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड कुछ और चीजें अगर कहीं है, जैसे मधुबनी की बात मैं कर रहा था उस समय, अहिल्या स्थान की जो बात है ना वो मधुबनी में है, और एज इट इज सेम जी स्टोरी है सर। जो बक्सर की स्टोरी है। एक और था,
अलाउ कर सकते हैं, ये भी आपका ठीक था। और जब भी कुछ ऐसा सवाल हो ना जिसमें लगता है कि फंस रहे हैं, तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे अभी सवाल आ रहा था कुणाल सर की तरफ से, तो एक दो सवाल ऐसे थे जो बियॉन्ड जीएस भी था, तो आप वहां पे इनकार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जी अगर आपने बोला कि हम ट्राई करना चाहेंगे, ये भी अच्छा है। अगर ट्राई करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा भी है, तो आप उसको बता सकते हैं। एक जगह फैक्ट मिस हुआ था आई थिंक कहीं। एक जगह फैक्ट मिस है आपका। वो ये है जी कि सर। मैंने सवाल आपसे मॉनसून का पूछा था, और आप मॉनसून का सवाल स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है आपने जवाब दिया, बाद में जब हम मॉनसून की विशेषता पूछ रहे थे, हमने मॉनसून का विशेषता पूछा था और आपने बारिश का टाइप बता दिया। लाइक नॉर्थ जी नॉर्थ सर। नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये टाइप ऑफ रेन है ना, बारिश मानसून जी के तो सर। दो ही टाइप हैं। ये फीचर मानसून का तो नहीं है, हमने आपसे फीचर पूछा था बाद में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एक बारिश होती है एक तरह, तो वो एक अलग चीज है। जैसे मानसून से जी बारिश सर। होती है, उसी तरह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। तो जब सवाल पूछा जाए ना, तो उसी का जवाब दीजिए सीधा। और मानसून से ठीक। जो हमने आपको सवाल किया था उसका सही जवाब नहीं आया। हमने आपको मानसून से सवाल किया था कि मानसून से बारिश जो होती है उसको थोड़ा सा समझाइए। आपने मानसून के ब्रांच को भी डिवाइड नहीं किया, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, समझ में आ रहा है। आपने जी थोड़ा सा सर। बताया तिब्बत के बारे में, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें ना, एल निनो लानीना को जोड़ सकते हैं, हम जेट यस सर। स्ट्रीम को जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा उसको समझाना था, क्योंकि मानसून बिहार ठीक के है लिए सर। भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए। अदरवाइज ठीक है सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है, अच्छा है। लैंड इशू, ठीक है। और लैंड इशू पे भी आपने अच्छा जवाब दिया है। ठीक है सब कुछ मेरी तरफ से ओके। अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। तो क्या कुणाल? जैसा चंद्रमणि सर ने आपको बोला, हम सर पूजा की जो जिस तरीके से इंटरव्यू थी, मुझे लगता है कि राज भी अगले पूजा बनने वाले हैं। हाँ, तो बहुत यू अच्छा जा रहा है, अच्छा लगा यू मुझे। विल बी इन द लिस्ट, राजभूषण। हम्म, बस वही है कि थोड़ा सा जहां लगे ना कि बस थोड़ा सा भी किंचन मात्र भी शक है, सॉरी बोल दीजिए। तुक्का लगाइए, आप जी लगाना सर। कुछ को लगाइएगा। बाकी आप अच्छा कर रहे हैं, चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल रखना है। आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज थी कि जो शुरू में एनर्जी था लास्ट में भी वही रहा, उसमें कुछ कमी नहीं हुआ। लेकिन एक है कि जी जहां सर। पे मैं फंसाना चाह रहा था सर क्रीक वाले में, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम होता है, आप उसमें फंसे जा रहे हैं। तो जहां पे लगे ना कि हमको फंसाया जा रहा, बोल दो सॉरी सर। क्योंकि जो जी ट्रिब्यूनल हुआ सर। था हैरोल्ड विल्सन का, बहुत टफ था वो, तो आप बोल देते सॉरी सर, मैं मुझे इस बारे में तो जी सर। ऑप्शनल पेपर क्या था राजभूषण? पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन सर। तब तो पूछा जा सकता है ये सवाल। खैर कोई नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा है तो ठीक है, स्किप कर सकते हैं। हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जी चंद्रमा। सर। सर मेरा एक